एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर हाइड्रोकार्बन का आखिरी यानी कि फुल एंड फाइनल वीडियो ऑन एरीन्स दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो तैयार है सभी लोग अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को करने के लिए क्रिस्टल क्लियर? लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड्स? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें होता है एक एरोमा, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनफैक्ट इनका दूसरा नाम है एरीन्स। एरीन्स क्यों? एरीन्स का AR इज फ्रॉम एरोमेटिक एंड इन इज फ्रॉम डबल बॉन्ड, क्योंकि इन कंपाउंड्स की सबसे खास बात ये होती है कि इनके अंदर हमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। अधिकतर एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हम देखेंगे उनके अंदर हमें रिंग देखने को मिलेगा, उनके अंदर हमें बेंजीन रिंग भी अधिकतर में देखने को मिलेगा। और उससे भी खास बात यह है कि अधिकतर रिएक्शंस में, नॉट ऑल, अधिकतर रिएक्शंस में हम देखेंगे कि हमारा जो बेंजीन का रिंग है ना वो इंटैक्ट रहता है, मतलब उसके आसपास के सब्स्टिट्यूएंट्स बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो बेंजीन की रिंग है वो एज इट इज रहती है। तो अब इन कंपाउंड्स को यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है, उन्हें हम कहते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम एरोमेटिक कंपाउंड्स में तो मुझे लगता है हमेशा ही बेंजीन रिंग होती है, बट ऐसा नहीं होता है। देखो मैं एग्जांपल्स दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं जिसमें से पहला तो अपना बेंजीन ही है। अब बेंजीन जो हमारा एरीन्स का द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट वेल नोन जिसे हम कहते हैं कंपाउंड, वो है ये, दैट इज बेंजीन, है ना। तो अभी देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जितने भी कंपाउंड्स दिख रहे हैं उनमें बेंजीन की रिंग है। एक तो बेंजीन ही है, दूसरा बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप लग गया तो मिथाइल बेंजीन है, ठीक है। कई बार बेंजीन के साथ OH ग्रुप लग जाता है, राइट। तीसरा देखो, दो बेंजीन की रिंग कॉन्डेंस हो गई है तो उसमें भी बेंजीन रिंग है। तो ये सारे कैसे वाले एग्जांपल्स हैं? बेंजीनॉइड कंपाउंड्स के। इनफैक्ट आखिरी वाला देखो, दो बेंजीन रिंग को बीच में से एक बॉन्ड से जोड़ दिया गया है। तो कुल मिला के इन सब के अंदर बेंजीन की रिंग है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं इन कंपाउंड्स की, जैसे कि एज्यूलिन। अब आप बोलोगे मैम इसमें भी तो दिख ही रहा है, लग तो रहा है बेंजीन रिंग जैसे, लग रहा है बट है नहीं। बेंजीन के रिंग में कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स होते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पर जो एज्यूलिन में आपको दिख रहा है एक बड़ा रिंग और एक छोटा रिंग। छोटे वाले में 5 साइड है और बड़े वाले में 7, यानी कि दोनों में से कोई सा भी बेंजीन रिंग तो नहीं है, करेक्ट। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया? नॉन बेंजीनॉइड। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखो ट्रोपॉन का, वहां पर भी दूर से देख के लगता है बेंजीन है बट एक्चुअली में बेंजीन नहीं है। यहां भी आप काउंट करके देखो नंबर ऑफ साइड्स, इट इज नॉट बेंजीन। तो ये इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। तो चलो बात करते हैं एरीन्स के नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म की। तो यार नॉमेनक्लेचर तो हम कर करके बिल्कुल पक चुके हैं, थक चुके हैं, राइट। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है नॉमेनक्लेचर में, तो जो आई एम प्रीटी श्योर कि आप सभी को पता है कि कैसे हम इन्हें नेम करते हैं। तो ये रहा मेरा प्यारा सा बेंजीन। वैसे कैसा लग रहा है मेरा बेंजीन का स्ट्रक्चर? मुझे तो बड़ा पसंद आया, ठीक है। तो एनीवेज आपको पसंद आ रहा है तो आप भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करो। इट विल बी फन, इट विल बी लर्निंग एज वेल, ठीक है। तो चलो काम की बात करते हैं। अब होता क्या है जनरली, दिस इज माई बेंजीन। कई बार क्या होता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो गया ऐसे और यहाँ पर कुछ और आ गया। फॉर एग्जाम्पल कभी मिथाइल ग्रुप आ गया, कभी OH ग्रुप आ गया, कुछ भी, ठीक है। तो उस तरह के कंपाउंड्स को फिर हम कैसे नेम करते हैं? मिथाइल बेंजीन, ठीक है। ये सारी चीजें तो हमें पता है। अब देखो कई बार क्या होता है कि बेंजीन के 2 हाइड्रोजन गायब हो जाते हैं और इन 2 हाइड्रोजन के बदले में 2 ग्रुप्स या फिर 2 एटम्स लग जाते हैं। जैसे मान लो ये 2 हाइड्रोजन चले गए और इनके जगह पे लग गए 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। 2 मिथाइल ग्रुप लग गए। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि जब ऐसा होता है, जब मतलब 2 पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो वहां पर ना हमें 3 तरह के अरेंजमेंट्स मिलते हैं स्ट्रक्चर में। पहला अरेंजमेंट ये होता है कि इसमें और इसमें दोनों में मिथाइल ग्रुप है, तो जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे नॉमेनक्लेचर के लिए तो क्या हो जाएगा? 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन,
यही होगा। एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो दो मिथाइल ग्रुप है वो यहां पर और यहां पर लगी हुई है, तो इन दैट केस नंबरिंग कैसी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि भैया यहां पर लगी हुई है तो हो जाएगा 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। उसके बाद एक पॉसिबिलिटी है कि पांचवे वाले पे लगी हुई है मिथाइल, तो 1 5 डाइमिथाइल बेंजीन। बट जब यहां पर मिथाइल लगा हुआ होगा तो आप नॉमेनक्लेचर का जब चेन नंबरिंग करोगे तो आप इधर से करोगे, है कि नहीं? इधर से करोगे ना भाई। नॉमेनक्लेचर में हम नंबरिंग वैसे ही करते हैं ताकि हमारे मिथाइल ग्रुप को शॉर्टेस्ट नंबर मिले, तो 1 3 हो जाएगा। तो बेसिकली 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन और 1 5 डाइमिथाइल बेंजीन, दे आर द सेम थिंग। Similarly 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन और 1 6 डाइमिथाइल बेंजीन, दे आर द सेम थिंग, क्योंकि उस केस में आप उल्टा नंबरिंग करोगे ना, है कि नहीं? तो कुल मिला के हमें 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिले, एक 1 2, एक 1 3 और एक 1 4। ठीक है, अब ये जो 3 जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं इनमें क्या हो रहा है? इन सब की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनके स्ट्रक्चर्स अलग हैं। तो ये क्या है? दे आर पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि इनमें जो मिथाइल ग्रुप का पोजीशन है वो अलग अलग है। यहां तक भी सही है। अब क्योंकि हम नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं तो इनको ना एक और तरीके से नेम किया जाता है, एंड दैट इज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब ये क्या होता है? ये जो 1 2 वाला जो केस है ना, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो। जो 1 3 वाला केस है दैट इज मेटा, एंड 1 4 वाला जो केस है दैट इज पैरा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ यूं हुआ, जैसे इतना तो सबको पता है कि भाई मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम क्या है? टोलुइन। उसी तरह से डाइमिथाइल बेंजीन, जब 2 मिथाइल लगे हो बेंजीन रिंग में तो उसका नाम होता है जाइलीन। ठीक है, तो अगर 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन है तो उसे हम कह सकते हैं ऑर्थोजाइलीन। ऑर्थो बोले तो 1 2 पोजीशन को हम रेफर करते हैं। अगर हम कहते हैं मेटाजाइलीन, एमजाइलीन, इसका मतलब है हम कौन से पोजीशन पे हमारे मिथाइल ग्रुप्स हैं? 1 3। अगर हम कह रहे हैं पीजाइलीन यानी कि पैराजाइलीन, दैट मीन्स हमारे मिथाइल ग्रुप्स कौन से पोजीशन पर हैं? 1 4। एग्जैक्टली। तो बच्चों ऑर्थो, मेटा, पैरा, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लो क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। तो चलो फटाफट से एक नजर मारते हैं बेंजीन के हिस्ट्री पे। तो बेंजीन को सबसे पहली बार आइसोलेट किया था माइकल फैराडे ने इन 1825। अब बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था दैट इज C6H6। इससे सभी लोगों को आइडिया लग गया कि यार इसमें 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। दैट शोज कि इसके अंदर अनसैचुरेशन का लेवल काफी हाई है। बोले तो इसका मतलब है अगर 6 कार्बन सिर्फ 6 हाइड्रोजन के साथ ही अटैच्ड है, इसका मतलब इनके बीच में डबल बॉन्ड्स काफी ज्यादा है। और हमें क्या पता है, जहां पर भी डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उनमें पाई बॉन्ड्स होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा वल्नरेबल होते हैं किसी भी अटैक के। तो एज अ रिजल्ट हमें लगता है कि जहां पर भी अनसैचुरेशन का लेवल ज्यादा है वहां पर स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि यार बेंजीन तो खतरनाक स्टेबल है। अब यहीं पर आ गई कंफ्यूजन कि यार दिख रहा है साफ साफ कि इसके अंदर डबल बॉन्ड्स की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बट दूसरी तरफ दिख रहा है कि ये हाईली स्टेबल है। तो इस कंफ्यूजन के चक्कर में, नॉट एग्जैक्टली कंफ्यूजन बट बेंजीन के इस यूनिक प्रॉपर्टी के चक्कर में और इस यूनिक स्टेबिलिटी के चक्कर में साइंटिस्ट्स को सालों साल लग गए टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। काफी सारी स्टडीज के बाद पता चला कि बेंजीन सच में ही एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। यह भी पता चला कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड फाइनली इन 1865 ऑगस्ट केक्यूल ने बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया जो कि था कुछ ऐसा, जिसके अंदर थे इस तरीके से ऑल्टरनेटली सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के, इन्हें हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। तो बच्चों अब सभी के दिमाग में वही एक सवाल कि यार बेंजीन इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कैसे है? तो इसका जवाब भी बड़ा अनोखा था। द आंसर वाज कि बेंजीन के अंदर जो ये 3 डबल बॉन्ड्स हैं इनकी वजह से ही बेंजीन इतना स्टेबल है।
ये तो उल्टा हो गया। हम तो ये सोच रहे थे कि यार इसमें डबल बॉन्ड है इसीलिए ये कम स्टेबल होगा क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये उल्टा केस है यहाँ पर। चूंकि ये 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के केस में, दीज आर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इन डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही बेंजीन इतना सुपर स्टेबल है। अब डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये एक जगह बैठते नहीं हैं। जैसे वो कुछ बच्चे होते हैं ना जो इतने नॉटी होते हैं कि वो 2 मिनट भी एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अंदर यूं घूमते रहते हैं। सो दे आर नॉट लोकलाइज्ड, वो एक जगह लोकलाइज्ड नहीं रहते हैं, दे आर डीलोकलाइज्ड। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो हम ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड से बनाते हैं, लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसे हम कैसे बनाते हैं? अंदर एक सर्कल बना देते हैं। तो सर्कल का मतलब है कि भैया जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना ये अंदर कहीं पर भी घूमते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि चूंकि ये जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर इन रेजोनेंस, ठीक है, तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इनफैक्ट ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसकी एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होता है, जिसकी वजह से जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है दैट इज इवन मोर स्टेबल। तो बेसिकली रेजोनेंस ही कारण है जिसके वजह से बेंजीन इतना ज्यादा सुपर डुपर स्टेबल है। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करते हैं 3 कंडीशंस, और इन 3 कंडीशंस को हम कहते हैं कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी बताता है कि भैया तुम एरोमेटिक हो या नहीं हो, ठीक है। तो पहला कंडीशन कहता है कि द कंपाउंड शुड बी प्लेनर। इनफैक्ट बेंजीन के साथ भी जब एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी की गई तो पाया गया कि बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। ग्रेट। दूसरा कंडीशन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। रिंग के अंदर जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक जगह बैठे हैं दुबक के, उनको घूमते फिरते रहना चाहिए। तीसरा कंडीशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज इट शुड सेटिस्फाई हक्कल रूल। अब आप पूछोगे ये हक्कल रूल क्या है? सो हक्कल रूल सेज दैट आपके कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहां पर n क्या है? n इज एन इंटीजर। तो अगर आपके पास एक रिंग है तो n की वैल्यू 1, 2 रिंग है n की वैल्यू 2, 3 रिंग है n की वैल्यू 3। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है और उस रिंग के अंदर उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर हक्कल रूल सेटिस्फाई करता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो चलो एग्जाम्पल पेश किया जाए। तो पहला एग्जाम्पल बेंजीन, है ना। तो बेंजीन के केस में चलो लगाते हैं हक्कल रूल। तो यहाँ कितना रिंग है? एक ही रिंग है। तो हक्कल रूल के हिसाब से 4n+2 दैट इज 4 × 1+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब चलो देखिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स हैं, राइट। 3 जगह डबल बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्ड है, और 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। सो इट सैटिस्फाइज हक्कल्स रूल, तो इसीलिए बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पर कितने रिंग हैं? एक ही रिंग है। तो हक्कल रूल के हिसाब से कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 4 × 1+2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। और कितने हैं? अब यहां पर अगर आप रिंग के अंदर देखो तो सिर्फ 2 ही पाई बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि डजंट सैटिस्फाई हक्कल रूल एंड देयरफॉर दिस इज नॉट एरोमेटिक। तो चलो बच्चों थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए एरोमेटिसिटी पर। तो यहाँ पर खूब सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि आर द फॉलोइंग सिस्टम्स एरोमेटिक। क्या ये एरोमेटिक है? कैसे बताएंगे हम? हेकेल रूल के बेसिस पर कि अगर तो इनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर ये एरोमेटिक है। n क्या है? नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है। शुरू करें पहले वाले से। यहां पर कितने रिंग है? 1, 2, 3। तो यानी कि रूल के हिसाब से इसमें 4 × 3+2 दैट इज 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने हैं देखो, जहां जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है वो डबल बॉन्ड की जो एक डंडी है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 बॉन्ड है, यानी कि 7 × 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो बिल्कुल रूल के हिसाब से है, यानी कि ये एरोमेटिक है,
ठीक है, अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कितने रिंग्स हैं? 1 2 3, 3 रिंग्स है। तो यहाँ भी 4 × 3 + 2 दैट इज 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 × 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं इसमें, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तीसरे वाला देखते हैं। यहाँ पर 2 रिंग्स है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? एज पर रूल 4 × 2 + 2 दैट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड यानी कि 5 × 2 दैट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अमेजिंग, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, ये वाला, इसमें कितने रिंग है? सिर्फ 1 रिंग है। तो रूल के हिसाब से 4 × 1 + 2 दैट इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं हमें, 1 2, तो 2 × 2 दैट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पर मिसमैच हो गया, यानी कि ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। इसके अगले वाले को देखते हैं। यहां पर भी एक ही रिंग है, तो 4 × 1 + 2 दैट इज कितना? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। आई एम सो सॉरी, यहां पर भी 6 पाई होता है ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अंदर कितने बॉन्ड है? 1 और 2 पाई बॉन्ड, यानी कि 2 × 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर भी मिसमैच हो गया, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। फाइनली इस रिंग को देखते हैं। इसमें भी एक ही रिंग है, सो 4 × 1 + 2 यानी कि 6 पाई होना चाहिए, बट कितना है? 1 2 3 4, सो 4 × 2 दैट इज 8 पाई। यहां भी मिसमैच है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो इतना ही आसान था बताना कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं बच्चों की बेंजीन को हम बनाते कैसे हैं। तो कॉमर्शियल लेवल पर तो बेंजीन को हम बनाते हैं कोल टार से। कोल टार क्या होता है? ये एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है जो हमें कोल के डिस्टिलेशन के दौरान मिलता है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, जैसे कि बेंजीन, एनिलिन, नैप्थलीन वगैरह वगैरह। ठीक है, बट फिलहाल हम जो बेंजीन के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे वो सारे वैसे मेथड्स हैं जिन्हें लैब में यूज किया जाता है बेंजीन बनाने के लिए। तो हम डिस्कस करेंगे 3 डिफरेंट मेथड्स। पहला मेथड, किस तरह से बेंजीन बनाते हैं एल्काइन से। दूसरा मेथड, किस तरह से बेंजीन बनाते हैं फ्रॉम एरोमेटिक एसिड्स। और तीसरा मेथड, किस तरह से बेंजीन बनाते हैं फ्रॉम फिनॉल्स। फिनॉल को रिड्यूस करके कैसे बेंजीन बनता है। तो चलो देखें तीनों प्रोसेस। बात करेंगे अब बेंजीन के प्रिपरेशन की। कैसे कैसे तरीके हैं जिससे हम बेंजीन बना सकते हैं। पहला तरीका हमारा बहुत ही जाना पहचाना तरीका, जिसमें हम बेंजीन को बना सकते हैं किससे? इथाइन से, इथाइन एल्काइन से। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। जिन जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा है एल्काइन, उन्होंने ये वाला प्रोसेस भी पढ़ा है मेरे साथ में, है कि नहीं। इसमें हम क्या करते हैं? हम एल्काइन यानी कि इथाइन, जिसमें 2 कार्बन होते हैं, इथाइन के हम 3 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और उसे पास करते हैं रेड हॉट आयरन से एट अ वेरी हाई टेम्परेचर 873 केल्विन। तो उससे इसकी साइक्लाइजेशन हो जाती है, जिससे हमें मिल जाता है बेंजीन। बात करते हैं एक दूसरे तरीके की। इस दूसरे तरीके में हम किससे बेंजीन बनाते हैं? हम बनाते हैं फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। देखो सोडियम है ना, सोडियम भी है और ये बेंजोइक एसिड है, बेंजीन रिंग के साथ COOH। सो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का हम यूज करते हैं और इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? इसको हम हीट करते हैं। देखो हीट का सिंबल होता है ये वाला ट्रायंगल, तो इसको हीट करते हैं विद NaOH + CaO। कोई बता सकता है मुझे NaOH + CaO क्या होता है? बताओ बताओ बताओ, ये सब डिस्कस किया हुआ है। दिस इज सोडा लाइम, एग्जैक्टली। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को सोडा लाइम के साथ जब हीट कर देते हैं तो इसका क्या होता है? बताओ, थोड़ा सा सोचो। सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, फिर गायब हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके वजह से मुझे मिल जाता है बेंजीन। और जो बची खुची चीजें हैं, जैसे कि इधर का Na, यहाँ से Ca, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ वो, ये सारी चीजें मिलके Na2CO3 बना देता है। ठीक है, तो ये एक तरीका था जिससे हम बेंजीन बना सकते हैं फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका में हम बेंजीन बनाते हैं फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल बोले तो हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर बेंजीन में लगा हो तो उसे हम कहते हैं फिनॉल। तो फिनॉल को जो है हम रिड्यूस कर देते हैं टू बेंजीन। अब कैसे करते हैं इस रिडक्शन को? तो फिनॉल, देखो यहाँ पर भी ये हीट वाला सिंबल है। क्यों सिंबल है? क्योंकि हम फिनॉल के वेपर्स को पास करते हैं ओवर हीटेड जिंक डस्ट। ये जिंक जो है ना, ये हम डस्ट फॉर्म में लेते हैं।
तो हीटेड जिंक डस्ट से जब हम फेनॉल के वेपर्स को पास करते हैं तब हमें मिल जाता है बेंजीन। तो ये हमारा तीसरा मेथड है जिससे हम बना सकते हैं बेंजीन। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरीन्स की। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दे आर यूजुअली कलरलेस लेकिन दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। इनका एरोमा होता है तभी तो इनका नाम एरोमेटिक कंपाउंड्स है कि नहीं। तो देखो एक डे टू डे लाइफ से एक एग्जांपल देती हूँ। आप सभी को पता होगा नैप्थलीन बॉल्स, राइट? हम लोग घर पर अक्सर यूज़ करते हैं, जैसे कबर्ड्स वगैरह के अंदर या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह रखे होते हैं वहाँ पे डाल देते हैं, उससे इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आते हैं। तो क्या आपने नोटिस किया है दैट वो नैप्थलीन बॉल की ना एक बड़ी ही कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, एक अलग सी उसकी खुशबू होती है, एंड दैट्स द एरोमा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तीसरी बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो हमें क्या पता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब ये नॉन पोलर है तो किस तरह के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब पानी क्या है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, है ना, तो इसलिए वाटर में ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि ईथर वगैरह, इनमें ये डिजॉल्व होते हैं। चौथा फिजिकल प्रॉपर्टी इज दे बर्न विथ अ सूटी फ्लेम। ये सूटी फ्लेम क्या होता है, आपने कभी ध्यान दिया है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब उनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, मतलब कम ऑक्सीजन में, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो हम क्या देखते हैं, वो ब्लैक कलर की एक लेयर बनाते रहते हैं। इनफैक्ट आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। देखा होगा जब घर में छोटे बच्चे पैदा होते हैं ना तो उन्हें काजल लगाया जाता है, और काजल लगाने के लिए वी डोंट यूज़ द रेडीमेड काजल, लाइक एटलीस्ट इन इंडिया ट्रेडिशनली दिस इज़ हाउ इट यूज टू बी डन। जैसे आपने देखा होगा कि मम्मियाँ या जो दादी नानी होती हैं, दे विल कलेक्ट दैट सूट फ्रॉम द दिया, और वो जो ब्लैक कलर का एक लेयर जो इकट्ठा होता है ना एक वेसल में, उसको वो काजल की तरह लगाते हैं। सो दैट्स बेसिकली द सूट और द सूटी फ्लेम वी आर टॉकिंग अबाउट। जो ऑक्सीजन जब कम होता है उस टाइम पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन द सूटी फ्लेम। तो हम देखते हैं नॉर्मली जितने हमारे एरीन्स होते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, दे बर्न विथ दिस काइंड ऑफ अ सूटी फ्लेम। तो अब बारी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरीन्स की। तो एरीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये बड़ी ही आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अंडरगो करते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, एरीन को अटैक करता है और उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह ले लेता है। कुछ इस तरह का सीन होता है। तो इस तरह के रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हैलोजिनेशन, जैसे कि नाइट्रेशन, जैसे कि सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल सिचुएशंस पे एरीन्स जो है ये एडिशन रिएक्शन भी अंडरगो करते हैं, कंबशन भी अंडरगो करते हैं। तो चलो देखते हैं सारे के सारे रिएक्शंस ऑफ एरीन्स। तो बच्चों अब बारी है ये देखने की कि एरीन्स के कुछ रिएक्शंस देखने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो इन रिएक्शंस में हम बहुत सारे रिएक्शंस की बात करेंगे। जैसे सबसे पहला जो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या हो रहा है, रिएक्शन को समझो, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे हम, लेकिन रिएक्शन इतना समझ में आ जाना चाहिए कि कल के दिन कुछ रिएक्टेंट दिया हो, प्रोडक्ट निकालना हो, प्रोडक्ट दिया हो, रिएक्टेंट बताना हो, तो आप लॉजिकली बता सको। ठीक है ना। नाइट्रेशन जब नाम ही है तो क्या होगा, बेंजीन के रिंग पे लग जाएगा हमारा नाइट्रो का प्यारा सा ग्रुप। ठीक है, तो जब नाइट्रेशन होगा तो किस चीज के साथ रिएक्ट करने से ये नाइट्रो ग्रुप लगता है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इस मिक्सचर को हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, तो जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट कराते हैं बेंजीन को तो मिल जाता है हमें नाइट्रोबेंजीन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, दूसरा प्रोसेस जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज बेंजीन के साथ क्लोरीन। व्हाट इज क्लोरीन, क्लोरीन इज बेसिकली हैलोजन। तो यानी कि ये प्रोसेस क्या हुआ, सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली हैलोजिनेशन। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है, हैलोजिनेशन। इसमें हैलोजन ऐड हो रहा है, हैलोजन का ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग में ऐड हो रहा है। ठीक है, और ये किसके प्रेजेंस में होता है, सो दिस हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस बोले तो एकदम ड्राई, जिसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, जरूरी नहीं है AlCl3 ही हो, इसके बदले में FeCl3 भी यूज कर सकते हैं या फिर FeBr3 भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा कोई कंपाउंड यूज करते हैं जो कि लुईस एसिड हो।
ठीक है, देखो ये AlCl3, FeCl3 ये सारे लुईस एसिड है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी लुईस एसिड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक सवाल जो दिमाग में शायद आ रहा हो बहुत बच्चों के, बहुतों के शायद नहीं भी आ रहा हो, बट फिर भी मैं आंसर करती हूँ। दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये AlCl3 यहाँ पर ऐसा क्या कमाल कर रहा है, क्या ही कर रहा है ये AlCl3। तो लेट मी टेल यू, AlCl3 यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये जो Cl2 है ना, ये जो मेरा क्लोरीन है, जो हैलोजन है, इसके साथ AlCl3 जो है ये रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है, Cl प्लस प्लस AlCl4 माइनस। अब ये जो Cl4 प्लस है ये क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ। पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रॉन से प्यार है, इलेक्ट्रॉन पे क्रश है। दैट मीन्स Cl प्लस इज बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। अमेजिंग। देखो अब वो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग रिएजेंट्स, ये सब तो पढ़ा था हमने, है ना। तो ये Cl प्लस जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और उसके बाद क्या करेगा, ये इस बेंजीन रिंग पर अटैक कर देगा और देखो बेंजीन रिंग के साथ चिपक गया है, लटक गया है बेंजीन रिंग के साथ और बना दिया है क्लोरोबेंजीन। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इसको अटैक कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है जैसे कि Cl प्लस, ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, समझ आ गई सबको हैलोजनेशन की कॉन्सेप्ट। अमेजिंग। चलो आगे बढ़े, देखो तीसरा प्रोसेस, और ये तीसरा प्रोसेस है सल्फोनेशन। बिल्कुल जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, प्रोसेस को ध्यान से देखो, पहले बेंजीन रिंग से शुरू किया और अब बेंजीन रिंग के साथ लग गया है एक सल्फोनिक एसिड का ग्रुप। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रोसेस का नाम तो सल्फोनेशन ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसके प्रेजेंस में होगा, अब जब SO3H ग्रुप लगना है तो कोई ना कोई ऐसी चीज यूज होनी चाहिए जिसमें SO3 हो, है कि नहीं। तो यहां पर हम यूज करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 SO3। अब देखो हीट का सिंबल दिख ही रहा है, तो हम क्या करते हैं, बेंजीन को हीट करते हैं विथ फ्यूमिंग H2SO4, दैट इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और उसमें क्या हो जाता है, ये जो सल्फोनिक एसिड का ग्रुप है ये बेंजीन पे लटक जाता है। एंड ये जितने भी रिएक्शंस हमने अभी किए, चाहे नाइट्रेशन है चाहे हैलोजिनेशन है, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्लोरीनेशन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी अभी हमने क्या देखा कि बेंजीन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन। नाउ यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर हम बहुत एक्सेस में हमारा इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम इसी रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं इन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ऐसा भी हो सकता है कि धीरे धीरे करके बेंजीन के सारे हाइड्रोजन हो जाएं रिप्लेस विथ क्लोरीन। तो हमें क्या मिल जाएगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन, that is C6Cl6। तो चलो अब अगला रिएक्शन देखते हैं जो कि है फ्रिडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, नाम पे ध्यान देना है, नाम से आधी चीजें क्लियर हो जाती है। देखो क्या हो रहा है, बेंजीन से शुरू किया था हमने अपनी कहानी और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ऐड हो जा रहा है, इसीलिए एल्काइलेशन। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन के कॉन्सेप्ट थोड़ा ढंग से समझना जरूरी है। तो देखो हो क्या रहा है, जर्नी की शुरुआत हो रही है बेंजीन से। बेंजीन के साथ हमने क्या ऐड किया, मिथाइल क्लोराइड, राइट, जिसको इन जनरल अगर बताना हो, सो दिस इज एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या होता है, इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, इंक्रीजेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अब बहुत से बच्चों को लग रहा है अरे मैम ये क्या बता रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा क्योंकि मैम समझाएगी भी। ठीक है, तो देखो इसका काम समझा रही हूं मैं। ये क्या करेगा कि ये जो एल्काइल हैलाइड है ना, इस एल्काइल हैलाइड में से ये एक इलेक्ट्रोफाइल को जेनरेट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि एक अटैकिंग रिएजेंट चाहिए ना भाई। तो अटैकिंग रिएजेंट कहां से आएगा, यहीं से आएगा। तो देखो क्या होता है, रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, CH3Cl जो है इसके साथ AlCl3 रिएक्ट कर जाएगा और बनाएगा CH3 प्लस प्लस AlCl4 माइनस। अब इस पे ध्यान दो,
कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये एक कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन से क्रश होगा, है ना। तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इससे क्या समझ में आया, AlCl3 का रोल हमेशा क्या होता है, टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। चलो भाई, इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट हो गया। अब मेरा इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक, यही तो इसका काम है। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सब क्या होते हैं, ये सब अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं, है कि नहीं। तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलो इसके ऊपर CH3+ जो है अगर अटैक कर देगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये अगर अटैक करेगा तो कोई जहां पर पाई बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, वहीं पर ही होगा इसका अटैक। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो गया बेंजीन पर। उसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि हमें मल्टीपल रेजोनेंस फॉर्म्स मिलेंगे। कैसे, देखो ध्यान से देखना है, ठीक है, और दिमाग खुला रखना है देखते टाइम, ठीक है। अब देखो ये यहां पर आ गया, मैंने पहले भी बताया था, जहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना, अब इस पाई बॉन्ड पे अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड गायब हो जाएगा। अब जिन दोनों कार्बन के बीच में ये पाई बॉन्ड था, उसमें से एक कार्बन पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा और जो दूसरा कार्बन है ना वो बेचारा टाइप्स हो जाएगा, तो उससे मतलब सब कुछ छिन गया, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा ही होता है, ऐसे ही याद रखो इसको। तो इधर जो भी दोनों चीजें थी ये इंटैक्ट रहेंगी। ये वाला मेरा जो डबल बॉन्ड है ना, वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा गायब हो गया, ठीक है। अब इसमें से एक में जो है CH3 अटैच हो गया और जो दूसरा वाला है उसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसको अगर आप ध्यान से देखो, बेसिकली इस कार्बन के ऊपर एक CH3 लगा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक H भी है, कार्बन तो टेट्रावैलेंट है। अब देखो इसके आपको मल्टीपल रेजोनेंस फॉर्म्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर घूमते रहेगा। कैसे घूमेगा, देखो मैं बताती हूँ। ये मेरा रिंग है, करेक्ट। अब इधर चूंकि पॉजिटिव चार्ज था तो क्या पॉसिबिलिटी है कि इधर वाला पाई जो है वो मेरा इधर मूव कर जाए, तो बेसिकली पाई इधर चला जाएगा। यहां से चला गया तो ये वाला बेचारा अकेला हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन छिन गया, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और इस साइड का एज इट इज रहेगा और ऊपर का भी एज इट इज रहेगा, CH3 और H। अब इसका एक रेजोनेंस फॉर्म और हो सकता है, पॉजिटिव इधर है तो इधर का पाई इलेक्ट्रॉन इधर खींचा चला आएगा। ऐसा होगा तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड मेरा इस तरफ शिफ्ट हो गया, अब यहां से खाली हो गया सब कुछ, तो इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं, और इधर का पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा और इधर भी CH3 और H एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो अगर ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखो तो क्या हो रहा है, ये जो प्लस है ना, ये प्लस जो है ये यूं घूम रहा है, ये डीलोकलाइज हो रहा है, पूरे रिंग में घूम रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ये तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड को जो है हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप यूं समझो कि ये जो AlCl3 है इसने एक इलेक्ट्रोफाइल बना दिया, इलेक्ट्रोफाइल जो है जा करके इस बेंजीन रिंग के साथ चिपक गया, इसके साथ अटैच हो गया और हमें मिल गया मिथाइल बेंजीन, जिसे हम कॉमनली कहते हैं टोलुइन। तो ये होता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है रिंग के साथ। ठीक इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक और रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ध्यान देना, एसाइलेशन है, यानी कि यहां पर एल्काइल ग्रुप नहीं, यहां पर एसाइल ग्रुप ऐड होगा। ये देखो एसाइल ग्रुप, ठीक है। देखो CH3 एल्काइल हो जाता मिथाइल, लेकिन COCH3 दैट इज एसाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहां भी वही हो रहा है, क्या हो रहा है, बेंजीन के साथ यहां पर एल्काइल हैलाइड ना ऐड होकर यहां पर एसिटाइल हैलाइड को हम रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। CH3Cl को ना करा के CH3COCl, तो एसिटाइल क्लोराइड को हम रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्योंकि भैया AlCl3 बहुत जरूरी है। AlCl3 क्या करेगा, ये जो एसिटाइल क्लोराइड है दैट इज CH3COCl, इसके साथ रिएक्ट करके बना देगा CH3CO प्लस AlCl4-। तो यहां पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, और उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो जाएगा बेंजीन रिंग पे, और ये जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा और बना देगा एसीटोफिनॉन,
ठीक है, अब शॉर्ट में सबको समझ में आ गया कि हो क्या रहा है, एक लगभग आइडिया लगा लो कि क्या हो रहा है, ताकि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए ना तो आपको वो लॉजिक आपके दिमाग को स्ट्राइक करे कि अच्छा ठीक है ये हो रहा है तो कहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जाके कौन सी जगह ले सकता है। तो वो एक रफ आइडिया आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो बच्चा पार्टी चीजें समझ में आ रही है अभी तक, कुछ इतना मुश्किल तो नहीं है, रिएक्शंस भी सिंपल से हैं, एक बार लॉजिक समझ में आ जा रहा है तो सारा स्मूथ चल रहा है कि नहीं। बट यहां पर हम समझने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म। अभी तक इतनी चीजें देखी हमने, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन वगैरह वगैरह, बट इनका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, इन सब में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम देखेंगे कि किसी भी इन जनरल किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होता है। कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप्स में अकर होता है। पहला स्टेप, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट होना चाहिए भाई, वरना अटैक कौन करेगा। दूसरा स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, जिसका बनना भी बहुत जरूरी है रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए। और तीसरा स्टेप, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द इंटरमीडिएट, ताकि हम फाइनल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ सकें। ठीक है, तो चलो इन तीनों स्टेप्स को डिटेल में विथ एग्जांपल समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1, दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो बच्चों, अभी तक हमने काफी सारे प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया, जैसे कि हमने पढ़ा क्लोरीनेशन के बारे में, जैसे कि हमने पढ़ा एल्काइलेशन के बारे में, जैसे कि हमने पढ़ा एसाइलेशन के बारे में, है ना। ये सारे प्रोसेसेस हमने पढ़े। इन सारे प्रोसेसेस में हमने एक कॉमन चीज देखी कि ये सारे प्रोसेसेस जो है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होता है। क्यों होता है, इसका रोल क्या होता है AlCl3 का, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। जैसे कि क्लोरीनेशन के केस में इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है Cl+, जैसे कि एल्काइलेशन के केस में इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है R+, जहां पर R इज एन एल्काइल ग्रुप, जैसे कि CH3+। एसाइलेशन के केस में जो एसाइल ग्रुप है दैट इज RCO, दिस बिहेव्स लाइक द इलेक्ट्रोफाइल, और ये सारे इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करता है AlCl3। कैसे, जैसे लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के केस में हम बेंजीन को क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं, तो ये क्लोरीन के साथ पहले ही AlCl3 रिएक्ट कर जाता है और बना देता है Cl+ प्लस AlCl4-, एंड दिस Cl4 बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन लवर है। अगर बात करते हैं एल्काइलेशन की, तो यहां पर हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं बेंजीन को, राइट। तो एल्काइल हैलाइड के साथ पहले ही AlCl3 रिएक्ट कर जाता है और बना देता है CH3+ और साथ में AlCl4-। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हुआ, हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल इन द फॉर्म ऑफ दिस कार्बोकैटायन। अगर बात करें एसाइलेशन की, तो एसाइलेशन में हम एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, दैट इज CH3COCl। अब इसके साथ पहले ही AlCl3 रिएक्ट कर जाता है और बना देता है CH3CO+, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इसके साथ में ऑब्वियसली AlCl4- तो आता ही है। ये चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब देखो, इतने ही प्रोसेस काफी नहीं है, हमने एक और प्रोसेस का डिस्कस किया था थोड़ी ही देर पहले, एंड दैट वाज नाइट्रेशन। अब आप पूछ ही सकते हो कि मैम ये बताओ नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन था, क्योंकि नाइट्रेशन में तो हमने AlCl3 का यूज नहीं किया था। अब AlCl3 ही सारे प्रोसेस में यूज करें ऐसा जरूरी नहीं है। नाइट्रेशन में हमारा इलेक्ट्रोफाइल था NO2+, ये था हमारा इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल आया कहां से था, नाइट्रेशन में हमने क्या यूज किया था, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। अब हम देखते हैं जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन अंडरगो करते हैं। ऐसे तो दोनों ही एसिड्स हैं, बट जब दोनों साथ में रिएक्ट करते हैं तो एक एसिड की तरह बिहेव करता है और दूसरा बेस की तरह बिहेव करता है। तो क्या इस रिएक्शन को देख करके आप बता सकते हो कि कौन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और कौन बेस की तरह? एग्जैक्टली, H2SO4 जो है ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये H+ दे रहा है, लूज कर रहा है। सो H2SO4 इज बिहेविंग लाइक एसिड, HNO3 इज बिहेविंग लाइक बेस, क्योंकि ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा एक एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, अब इस पे अगर थोड़ा और फोकस करो, ये जो H2NO3+ है, व्हाट इज दिस? नाइट्रिक एसिड में ही एक H+ ऐड कर दिया है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। प्रोटोनेटेड
नाइट्रिक एसिड। तो इसे अगर थोड़ा सा और तरीके से लिखना हो तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, H एक इधर, ये ऑक्सीजन, ये ऊपर एक और H और इधर NO2। सो दिस इज प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। अब इस प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड से हमको मिलता है हमारा नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये जो है एसिड, ये एसिड हमें देता है H2O प्लस NO2 प्लस। देखो अब ये अगर यहां से टूट जाए तो इधर H2O मिल जाएगा और इधर NO2 प्लस मिलेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इधर चला जाए तो नाइट्रोजन के पास तो बचेगा नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नाइट्रोनियम आयन। और यही नाइट्रोनियम आयन जो है ये बिहेव करता है एज इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन को अटैक कर देता है और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेता है और बना देता है नाइट्रोबेंजीन, और हो जाता है हमारा नाइट्रेशन का रिएक्शन। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2 विच इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब क्या हुआ कि भैया इलेक्ट्रोफाइल तो बन गया, अब मेरा स्टेप नंबर 2 क्या होने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा एक इंटरमीडिएट। इनफैक्ट जो रिजल्ट होगा दैट इज कॉल्ड अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो चलो देखें ऐसा कैसे होता है। तो इन जनरल देखते हैं। लेट अस सपोज ये मेरा बेंजीन रिंग है और इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो गया। इलेक्ट्रोफाइल को मैं ऐसे ही कैपिटल ई से डिनोट कर रही हूँ विद अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर ये इस रिंग पे अटैक कर देगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड गायब, एक कार्बन के ऊपर ई अटैच हो जाएगा और दूसरे कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा ही होता आ रहा है। यहां पर मान लो ई अटैच हो गया और इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी है, ये कार्बन ऐसे ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये फिर से रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, तो इसके 3 डिफरेंट फॉर्म्स बन सकते हैं और फाइनली इसका अगर मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो सो दैट वुड बी समवट लाइक दिस। ये जो प्लस चार्ज है जो ऐसे ऐसे घूमते रहता है हर जगह, उसको हम ऐसे रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह बना सकते हैं। एंड देन वी कैन से दैट कि भाई यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन है, एक ये वाला ई का ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब हम नोटिस ये करते हैं कि ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं कि क्या होता है कि ये अपना एरोमेटिक कैरेक्टर लूज कर देता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ना आपको ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स नहीं दिख रहे हैं, राइट। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया है, तो एज अ रिजल्ट ये जो है इट लूजेस एरोमेटिक कैरेक्टर। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से जो है ना स्टेप नंबर 3 की कहानी शुरू होती है। तो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हो चुका होता है एंड यहीं तक होता है हमारा स्टेप 2। अब बात करेंगे हम स्टेप नंबर 3 विच इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब भैया एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हो गया, ऐसे थोड़ी चलेगा। एरोमेटिक कैरेक्टर को वापस लेके आना है, रिस्टोर करना है। कैसे रिस्टोर करेंगे? बाय रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। हम बोलेंगे कि भैया एक काम करो, एक प्रोटॉन को हम रिमूव कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को गायब कर देते हैं। उससे क्या होगा? मेरा डबल बॉन्ड वापिस आ जाएगा, राइट। यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन आ गया तो ये मेरा डबल बॉन्ड, ये प्लस साइन आ गया। अगर इस हाइड्रोजन को वापिस से मैं दान दे दूं, डोनेट कर दूं, तो क्या हो जाएगा? तो वापिस से मेरा ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, है कि नहीं। तो बस हम वही चीज करेंगे। तो हम कहां से H प्लस को निकालेंगे? लेट अस सपोज कि ये जो था ये मेरा सिग्मा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो हाइड्रोजन है, अब ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये 4 चीजों से कनेक्टेड है। हमने कहा इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में से हम H प्लस को रिलीज करा देते हैं, ठीक है। तो अब जब H प्लस को हम रिलीज करा देंगे उसके बाद क्या होगा? अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये बेसिकली रिएक्ट करेगा AlCl4 माइनस के साथ, राइट, क्योंकि ये तो कंटिन्यूएशन में हो रहा है ना भाई ये रिएक्शन। तो स्टार्टिंग में ये Cl2 से एक तो इलेक्ट्रोफाइल बना था, बट साथ में एक नेगेटिव आयन भी तो था। तो अब इस नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा AlCl4 माइनस के साथ। अब H प्लस जो है ना, ये वाला H प्लस जो है ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इस H प्लस को हम रिलीज कर देंगे। तो अगर इसे हम रिलीज कर देंगे तो ये रिंग मेरा कैसा दिखेगा? सो द रिंग विल बी समवट लाइक दिस, जिसके अंदर E लगा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल वाला ग्रुप लगा हुआ है, और साथ में निकल जाएगा HCl प्लस AlCl3। अब जरूरी नहीं हमेशा AlCl4 माइनस के साथ ही रिएक्ट हो, जैसे कि नाइट्रेशन वाला रिएक्शन था।
वहां पर क्या होगा, वहां तो AlCl4 माइनस था ही नहीं, तो वहां पर ये किससे रिएक्ट करेगा, नाइट्रेशन के केस में HSO4 माइनस बन रहा था, राइट। तो नाइट्रेशन के केस में ये HSO4 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और यहां पर भी कुछ इस तरीके का बन जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ पर इसके साथ में निकल जाएगा H2SO4, यहाँ से जो H प्लस निकला वो H प्लस HSO4 माइनस के साथ मिल जाएगा और बना लेगा H2SO4। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिंग पे अटैक करता है और फाइनली जो है वो इलेक्ट्रोफाइल उस रिंग के अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह अटैच हो जाता है एंड दैट्स हाउ वी गेट द प्रोडक्ट्स। तो चलो अब बात करते हैं एरीन्स के कुछ एडिशन रिएक्शन की। तो अभी तक तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, मतलब कोई आ रहा था, कोई दूसरे को हटा के उसकी जगह ले रहा था। अभी क्या होगा, कोई आएगा और बस साथ में जुड़ जाएगा तो एडिशन होगा। जैसे कि बेंजीन के साथ हाइड्रोजन 3H2 यानी कि टोटल 6 हाइड्रोजन एटम इसमें जुड़ जाएंगे। देखो वैसा ही हो रहा है, यहां पर क्या था, 3 डबल बॉन्ड्स थे, राइट। अब यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड्स है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन अब ज्यादा आ गए हैं, है ना। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, राइट। सो कुल मिला के टोटल 12 हाइड्रोजन है। बट पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन थे, राइट। तो यहां पर 6H और जुड़ गए तो 6 और ऐड हो गए, राइट। तो ये एडिशन रिएक्शन हुआ जिससे हमें बेंजीन से क्या मिल गया, बेंजीन से हमें मिल गया साइक्लोहेक्सेन, है ना, मजेदार बात। और ये रिएक्शन किस कंडीशन में हुआ, निकल एज अ कैटलिस्ट वाज यूज्ड और यहां पर हमने हाई टेम्परेचर का यूज किया जो कि ये ट्रायंगल डिनोट कर रहा है, ठीक है। एक और एडिशन रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि बेंजीन रिंग के साथ हमने ऐड कर दिया 3Cl2, ठीक है, वही अल्ट्रावायलेट लाइट में 500 केल्विन टेम्परेचर में। तो हमें क्या मिला, ये जो 3Cl2 बोले तो 6Cl, तो 6Cl के जो ग्रुप्स हैं ये ऐड हो गए मेरे बेंजीन रिंग पे और देखो डबल बॉन्ड सारे गायब। अब गायब तो होना ही था ना भाई, एक एक कार्बन तो टेट्रावैलेंट ही है, तो वो 10 लोगों के साथ तो बॉन्ड बना नहीं सकता है कि नहीं। डबल बॉन्ड गायब हो गया इधर से, तो यहां पर क्या आ गया है, Cl आ गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको, अमेजिंग, ठीक है। तो इसे हम कहते क्या है, बाय द वे इसे हम कहते हैं, शॉर्ट में इसका नाम है BHC। व्हाट इज दिस BHC, बड़ा हाईफाई सा नाम लग रहा है, राइट। BHC इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्सा इज 6, अब 6 क्लोरीन है इसीलिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BHC कहा जाता है। इनफैक्ट इसका एक कॉमन नेम होता है गैमेक्सीन, आपने शायद सुना भी हो, घर वर पे भी कई बार ना पहले यूज आते थे। ये गैमेक्सीन जो है ना, ये मोस्टली एक एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है। तो बच्चों अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन एरीन्स। भारी भरकम सा नाम है फिर से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम अब ये देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे बाहर से किसी और ग्रुप की एंट्री होती है उन्हें वो डायरेक्ट कर देते हैं कि भाई तू जाके ना ऑर्थो पोजीशन पे लग जा, तू जाके वहां पे लग जा, राइट। तो मतलब वो उन्हें डायरेक्ट कर देते हैं कि उन्हें कहां पर लगना है और उसे हम कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया होगा क्योंकि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। चलो अभी डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो कहां पर हमें ये देखने को मिलता है, जब एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोले तो बेंजीन रिंग जिसके अंदर एक हाइड्रोजन, मोनो मतलब एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया है विथ अनदर ग्रुप। फॉर एग्जांपल मिथाइल बेंजीन में यही होता है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है किससे, मिथाइल ग्रुप से। तो जब एक इस तरीके का मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को हम फर्दर सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, मतलब अब इसमें एक और ग्रुप की एंट्री होने वाली है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब है कि ये जो मेरा CH3 बेंजीन में लगा हुआ है, सो दिस CH3 इज द मिथाइल ग्रुप जो बेंजीन में ऑलरेडी लगा हुआ है। ये मिथाइल ग्रुप काम करेगा एक ट्रैफिक पुलिस की तरह, ठीक है। अब जो भी ग्रुप बाहर से आ रहा है, जो भी इनकमिंग ग्रुप है, वो उसे बताएगा कि अच्छा ठीक है, तू जाके ऑर्थो पोजीशन पे लग जा, तू जाके पैरा पोजीशन पे लग जा, तू जाके मेटा पोजीशन में लग जा, राइट। तो बेसिकली ये जो बाहर से ग्रुप आके लग रहा है वो कौन से पोजीशन में लगेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो,
समझ गए बात को? ग्रेट। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमें दो टाइप की बिहेवियर देखने को मिलती है, ठीक है। या तो ये चीजों को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। जो ऐसे ग्रुप्स जो इनकमिंग जो ग्रुप्स हैं, जो बाहर से चीजें आ रहे हैं, उनको मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करें, ठीक है, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। दूसरा कैटेगरी है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, यानी कि ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो बाहर से आने वाले ग्रुप्स को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रीडायरेक्ट करें। तो बेसिकली अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। नाउ यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। जो ग्रुप बाहर से आ रही है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो बेचारा बस आ रहा है। अब ट्रैफिक पुलिस उसको जिधर जाने बोल रहा है वो उधर चला जा रहा है, तो इसमें उसका कोई रोल नहीं है। रोल किसका है? जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एरीन में लगा हुआ है, उस एरोमेटिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस उसकी प्रॉपर्टी है। तो इसमें कोई डाउट मत रखना कि ट्रैफिक पुलिस कौन है? जो उस एरोमेटिक कंपाउंड से ऑलरेडी लगा हुआ है। जो बाहर से आ रहा है उसका इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलो समझते हैं इन दोनों कैटेगरीज को। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में। तो ये कौन से ग्रुप्स होते हैं? ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इनकमिंग ग्रुप को, अब देखो ये ग्रुप और इनकमिंग ग्रुप में फर्क क्या है? ये ग्रुप वो हैं जो ऑलरेडी उस कंपाउंड के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे बेंजीन रिंग में जो ग्रुप ऑलरेडी लगे हुए हैं, उन ग्रुप्स की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कि इनकमिंग ग्रुप मतलब जो बाहर से आ रहा है, उन ग्रुप को कहां पे भेजता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे भेजता है। उन्हें हम कहते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। जैसे वो ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहता है ना रोड के बीच में, गाड़ियां आती है तो वो उन्हें इशारा करते हैं कि इधर जाओ इधर जाओ, राइट। ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है एक डायरेक्शन में। उसी तरह से जो मेरे रिंग में जो लगी हुई ग्रुप है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, वो ग्रुप डायरेक्ट करता है जो बाहर से ग्रुप आते हैं कि भैया तुम जाके ऑर्थो में लग जाओ, तुम जाके पैरा में लग जाओ। समझ गए? तो ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि NH2 ग्रुप, NHR ग्रुप, NHCOCH3, OCH3, OH, CH3, C2H5, ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के अंडर फॉल करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो बहुत मस्त समझ में आएगा। तो ये जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्यों है? ये लोगों को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे क्यों भेजते हैं? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि जब मान लो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो एक पॉजिटिव चार्ज वाला बंदा आ रहा है बाहर से, तो वो कहां जाना चाहेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इनके केसेस में ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे ज्यादा होती है। अब यहीं पे सबसे अहम सवाल कि ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है? ये आपको समझाएगा इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो चलो हम एग्जांपल लेते हैं OH ग्रुप का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, ठीक है। OH ग्रुप के जो है, लेटर सपोज ये बेंजीन का रिंग है जिसमें ये OH लगा हुआ है, तो इसका अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं ये कुछ इस तरीके का बनेगा। कोई डाउट नहीं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो सबको बनाना आता ही है कि नहीं? तो अब आप ध्यान से इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखो और मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको कहां कहां मूव करती हुई दिख रही है। देखो मुझे तो भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले यहां दिखी, फिर यहां दिखी, फिर यहां दिखी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो देखो इस पोजीशन पे दिखी, फिर इस पोजीशन में दिखी और फिर इस पोजीशन पे दिखी। और ये कौन सी पोजीशन है? पोजीशन नंबर 1, राइट। फिर पोजीशन नंबर 3, फिर पोजीशन नंबर 5। ये कौन कौन से पोजीशंस हैं? देखो 1 या 3, 1 पे रहे या 5 पे रहे, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये वाला ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ये क्या है? पैरा है। तो देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इसीलिए ये जो मेरा OH ग्रुप है ना, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्योंकि ये बेंजीन, OH वाला लगा हुआ बेंजीन जब किसी और के साथ रिएक्ट करेगा तो ये उस इनकमिंग ग्रुप को कहां पे भेज देगा? ऑर्थो पोजीशन पे भेज देगा या पैरा पोजीशन पे भेज देगा। और इसमें समझने वाली बात यह है कि जो इनकमिंग ग्रुप है उसका कुछ खास रोल है नहीं यहाँ पे सारा खेल किसका है? इस OH ग्रुप का है कि ऑलरेडी बेंजीन में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस तो यही है, यही डायरेक्ट करेगा कि भैया तू यहां पर जाके लग जा। सबको समझ में आ गई ये बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इस तरह की जो ग्रुप्स होती है ना, इन्हें हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। क्यों कहते हैं हम OH को एक्टिवेटिंग ग्रुप? बहुत ध्यान से समझना यहाँ पर,
ठीक है। अब हम नॉर्मली क्या नोटिस करते हैं कि ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, क्योंकि दे एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर द अटैक बाय द इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये रिंग को ना पूरा एक्टिवेटेड रखता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रोफाइल तुम मुझे अटैक कर टाइप्स। तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, सो नॉर्मल टेंडेंसी में ये देखा गया है कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो कैसे ग्रुप होते हैं, वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। अब यहां पर एक चीज और है, ये तो चलो मैंने ये सारा चीज किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके बताया, रेजोनेंस के ऊपर। ठीक है, बट यहां पर एक चीज और हम नोटिस करते हैं कि ये जो अपना OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप जो है ये किस तरह का ग्रुप है। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीज मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब प्लस आई है माइनस आई है, कैसा इफेक्ट शो करता है। तो OH की अगर हम बात करें तो ये स्लाइट माइनस आई इफेक्ट शो करता है। राइट, बोलने का मतलब ये है कि अगर अभी मैं सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रही हूं तो इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट बोले तो ये जो है रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, राइट, लेकिन स्लाइट शो करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो नहीं करता है। तो स्लाइटली जो है ना ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट है। लेकिन ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो ज्यादा रहती है कंपेयर टू द मेटा पोजीशन। हालांकि स्लाइटली ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रिंग से खींचता है, बट उसके बावजूद भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ये वाले जो पोजीशन है, इन पोजीशन पर कंपेयर टू द मेटा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है। इसीलिए जो इनकमिंग ग्रुप है वो इन्हीं पोजीशंस पर जाते हैं। क्लियर हो गया, ज्यादा हाईफाई कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, इतनी सी ही बात थी। अब यहां पर हम एक एक्सेप्शनल केस की बात करेंगे और वो है हैलोजन वाला ग्रुप। यहां पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन का ग्रुप लगा हुआ है। और ये भी कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, देखो इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करो और देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा दिख रही है, यहां पर, यहां पर, यहां पर। ये कौन से वाले पोजीशंस हैं, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा। तो ये भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। लेकिन इनकी जो खास बात है वो खास बात ये है कि ये जो क्लोरीन वाले ग्रुप है ना, Cl ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये जो है काफी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होता है इनका ये इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग होता है मतलब ये रिंग में से अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है खींच लेते हैं। तो ये रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये अच्छी खासी गिरा देते हैं। इसका मतलब है इनका ये जो प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, इसका मतलब है ये रिंग को जो है एज सच एक्टिवेट तो नहीं कर रहे हैं, राइट, क्योंकि रिंग में से तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी की सारी खींच ले रहे हैं। तो इसीलिए इस तरह के जो ग्रुप्स हैं इनको हम कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो नॉर्मली इस तरह की जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होती हैं उनके केस में हम जनरली देखते हैं कि वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह भी बिहेव करते हैं। बट यहां पर क्लोरीन का एक ऐसा केस है जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ये जो हमने देखा कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, इट इज कंप्लीटली बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। लेकिन सिर्फ रेजोनेंस की वजह से ये जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो कुल मिला के ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज थे, एक थे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जैसे कि OH ग्रुप, दूसरे थे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जैसे कि Cl ग्रुप्स। ठीक है, तो ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। चलो अब हम बात करते हैं अबाउट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो यहां तो पिक्चर पहले ही दी हुई है, राइट। ये वैसे ग्रुप्स होते हैं जो इनकमिंग ग्रुप को कहां भेजते हैं, उनको भेज देते हैं मेटा पोजीशन पर। ठीक है, जैसे कि NO2, CN, CHO, COR, COOH, COOR, सल्फोनिक एसिड, ये सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। इनके केस में हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज मोर ऑन द मेटा पोजीशन। देखो यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है नाइट्रो ग्रुप का, तो यहां की जो एग्जांपल है दैट इज फॉर नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जो है वो खींच लेता है,
राइट, रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ठीक है, तो अगर आप इसके रेजोनेंस को फॉलो करो तो आप क्या देख रहे हो, क्या हो रहा है, क्योंकि ये रिंग में से खींच ले रहा है तो क्या हो रहा है, यहां पर देखो प्लस क्रिएट हो जा रहा है। तो बेसिकली ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जा रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां है, नेगेटिव चार्ज कंपैरेटिवली कहां पर ज्यादा है, मेटा वाले पोजीशन पर, है कि नहीं। यहां पॉजिटिव है, फिर यहां पॉजिटिव है, तो ऑर्थो और पैरा को छोड़कर जो पोजीशन है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसीलिए इस तरीके के जो ग्रुप्स है ये इलेक्ट्रॉन्स को किधर भेजेंगे, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरफ भेजेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जो NO2 भी है ये किस तरह का ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है रिंग में से। ठीक है ना, तो यहां पर ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। तो हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके प्रिपरेशन मेथड्स वगैरह वगैरह। तो एक आखिरी बात जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज कार्सिनोजेनिटी लिंक्ड टू एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऐसा देखा गया है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होते हैं, इनके अंदर पाया जाता है टॉक्सिक नेचर या फिर कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। कार्सिनोजेनिक बोले तो कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब आप बोलोगे कि इस तरह के मतलब 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं, इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स बनते कैसे हैं? बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यू मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल टोबैको, कोल, पेट्रोलियम। इनफैक्ट दैट्स द रीजन आपने देखा होगा कि हर जगह ऐसा ऐड आता है, राइट, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्यों? क्योंकि उसमें टोबैको होता है और टोबैको के इनकम्प्लीट कंबशन से, मतलब जब वो बर्न हो रहा है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे इनकम्प्लीट कंबशन से कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? जब कोई बंदा स्मोक कर रहा है तो ये इस तरह के सब्सटेंसेस कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं? हमारे बॉडी के अंदर, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर हो सकती है। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड तक और इसी के साथ खत्म होता है हाइड्रोकार्बन्स, इसी के साथ खत्म होता है क्लास 11th केमिस्ट्री का इस साल का ये 1 शॉट वीडियो का सीरीज। तो मुझे उम्मीद है कि ना ही सिर्फ ये वीडियो बट इस 1 शॉट सीरीज के अंदर हमने जितने भी वीडियोस कवर किए वो सारे वीडियोस पढ़ के आपको बहुत फायदा हुआ होगा, बहुत मजा आया होगा। तो मैं आपको जल्दी ही मिलते रहूंगी अगले न्यू वीडियोस के साथ, न्यू सीरीज के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, अपने कॉन्सेप्ट को करते रहो क्रिस्टल क्लियर। और अगर ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को किया है क्रिस्टल क्लियर तो कमेंट में जरूर लिखो कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। तो तब तक के लिए सभी लोग स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।